नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 21 अपराधों का परीक्षण किन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा इस बारे में बताता है। नंबर 1, न्यायालयों द्वारा अपराधों का विचारण। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए अन्य न्यायालयों द्वारा किया जा सकेगा। गंभीर यौन अपराधों जैसे बीएनएस की धारा 64 से 71 के तहत आने वाले मामलों का विचारण यथासंभव ऐसे न्यायालयों द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी महिला हो। नंबर 2, अन्य विधियों के मामले। किसी अन्य कानून, अन्य विधि के तहत यदि कोई विशेष न्यायालय तय है तो वही सुनवाई होगी। यदि कोई न्यायालय तय नहीं है तो मामला उच्च न्यायालय या प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अन्य योग्य न्यायालय द्वारा चलाया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 22 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली सजा की शक्तियों के बारे में बताता है। नंबर 1, उच्च न्यायालय की सजा देने की शक्ति। उच्च न्यायालय कानून के अनुसार कोई भी सजा दे सकता है। नंबर 2, सत्र न्यायाधीश की सजा देने की शक्ति। सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कानून द्वारा तय कोई भी सजा सुना सकते हैं। नंबर 3, मृत्युदंड के लिए उच्च न्यायालय की मंजूरी। यदि सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड, फांसी की सजा देते हैं तो उसे लागू करने से पहले उच्च न्यायालय की मोहर या पुष्टि आवश्यक होती है। महत्वपूर्ण बात, मृत्युदंड की सजा बिना उच्च न्यायालय की पुष्टि के लागू नहीं की जा सकती। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उम्र कैद या जेल की सजा। यदि किसी व्यक्ति को सत्र न्यायालय गंभीर अपराध के दोषी पाता है तो जज उसे 10 साल या आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं, जिसके लिए हाईकोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है। फांसी की सजा का मामला। यदि सत्र न्यायालय किसी दुर्लभ मामले में मृत्युदंड, फांसी का आदेश देता है तो वह सजा तब तक अमल में नहीं आएगी जब तक उच्च न्यायालय उसकी जांच करके उसे पक्का कन्फर्म नहीं कर देता। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 23 मजिस्ट्रेटों द्वारा दी जा सकने वाली सजा की सीमाएं। यह धारा विभिन्न श्रेणियों के मजिस्ट्रेटों द्वारा दी जा सकने वाली सजा की सीमाओं को निर्धारित करती है। मजिस्ट्रेटों को सजा देने की शक्तियां। नंबर 1, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा को छोड़कर कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकते हैं। नंबर 2, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास, 50,000 रुपये तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकते हैं। नंबर 3, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का कारावास, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकते हैं। अब सामुदायिक सेवा के बारे में जानते हैं। दोषी व्यक्ति से सामुदायिक लाभ के लिए बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना। उदाहरण के लिए सफाई अभियान में सहयोग, सरकारी विद्यालयों या अस्पतालों में सहायता कार्य, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट छोटे अपराध में 2 साल की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना लगा सकते हैं या इसके बजाय सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकते हैं। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट मामूली मामले में 6 महीने की जेल या 5,000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकते हैं। नोट: सामुदायिक सेवा का उद्देश्य दोषी को समाज से जोड़ना और सुधार की भावना को बढ़ावा देना है। नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 24 जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास। धारा 24 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्धारित कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। धारा 24 बीएनएसएस के तहत यह सजा धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की सजा देने की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती। यदि कारावास मुख्य सजा के रूप में भी दिया गया है तो जुर्माना न चुकाने पर मिलने वाला अतिरिक्त कारावास उस मूल सजा की अवधि की 1/3 से अधिक नहीं होगा। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्धारित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। धारा 24 बीएनएसएस के तहत उदाहरण के रूप में समझते हैं।
स्थिति किसी व्यक्ति को छोटे अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही मुख्य सजा के रूप में 2 वर्ष का कारावास भी तय किया गया। लागू नियम: यदि यह व्यक्ति जुर्माना भरने में असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट BNSS 2023 की धारा 24 के तहत जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दे सकता है। सीमा: यह अतिरिक्त सजा मुख्य कारावास की सजा के 1/4 हिस्से से ज़्यादा नहीं होगी और यह मूल सजा के अतिरिक्त भुगती जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु: यह प्रावधान केवल जुर्माना न चुकाने की स्थिति में लागू होगा। अतिरिक्त कारावास धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की अधिकतम सजा सीमा के से अधिक नहीं हो सकता। यदि मुख्य सजा कारावास है तो अतिरिक्त कारावास बराबर मूल कारावास का अधिकतम 1/4 भाग। यह अतिरिक्त कारावास मुख्य दंड मूल सजा के बाद भुगता जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 25 विभिन्न अपराधों के लिए दोष सिद्धि एक ही विचारण में। धारा 25 के मुख्य प्रावधान: नंबर 1, साथ साथ या क्रमवर्ती सजा। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपराधी द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों की गंभीरता को देखते हुए सजा को एक साथ या एक के बाद एक भुगतने का आदेश दे सकता है। नंबर 2, अधिकतम सीमा 20 वर्ष। किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। नंबर 3, सजा की 2 गुनी सीमा। कुल संकलित दंड उस न्यायालय द्वारा एक अकेले अपराध के लिए दिए जाने वाले अधिकतम दंड के 2 गुने से अधिक नहीं हो सकता। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति X पर एक ही मुकदमे के दौरान चोरी अपराध नंबर 1 और जबरन घर में घुसना अपराध नंबर 2 का आरोप साबित होता है, तो चोरी के तहत उसे 3 वर्ष का कारावास और जबरन घर में घुसने के लिए उसे 2 वर्ष का कारावास दिया जाता है। न्यायालय का निर्णय धारा 25 के तहत क्या रहेगा? समयावर्ती सजा। दोनों सजा साथ साथ चलेंगी, यानी अपराध को कुल 3 वर्ष जेल में रहना होगा अपराधी को, क्योंकि बड़ी सजा के अंदर छोटी सजा समाहित हो जाएगी। क्रमवर्ती सजा: सजा एक के बाद एक चलेगी, यानी 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष कुल 5 वर्ष की सजा काटनी होगी, बशर्ते यह कुल अवधि धारा 25 के नियमों के भीतर हो। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं? न्यायालय अपराधों की गंभीरता, परिस्थितियों और सजा पर प्रभाव को देखते हुए सजा की तरीका तय करेगा। समवर्ती सजा में कुल अवधि वही होगी जो सबसे बड़ी सजा की है। क्रमवर्ती सजा में सजाओं को जोड़कर कुल अवधि तय की जाती है, लेकिन यह 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कुल संकलित सजा किसी एक अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड के दुगने से अधिक नहीं हो सकती। सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का तरीका। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्ति को विशेषतः नाम से या उनके पद के आधार पर या पदधारियों के वर्गों को साधारणतः उनके पदीय अभिधानों से सशक्त कर सकेगी। धारा 26 के मुख्य बिंदु: नाम या पद के अधिकार। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उसका नाम लेकर या उसके पद जैसे मजिस्ट्रेट के आधार पर शक्तियां प्रदान कर सकती है। पदधारियों के वर्ग को अधिकार। सरकार पदाधिकारियों के किसी वर्ग जैसे उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक आदि को उनके पदीय अभिधान जैसे SDM, DSP आदि से सामान्यतः शक्तियां प्रदान कर सकती है। आदेश द्वारा सशक्त करना। यदि शक्तियां उच्च न्यायालय या राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रदान की जाती हैं, प्रभावी होने की तारीख: यह आदेश उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन इसकी सूचना संबंधित अधिकारी व्यक्ति को दे दी जाती है। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए राज्य सरकार ने श्री अजय कुमार को एक नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं को विशेष मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं। राज्य सरकार धारा 26 के तहत एक आधिकारिक आदेश जारी करेगी। यह आदेश जब श्री अजय कुमार को सौंप दिया जाएगा, उस दिन से वे व्यक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में कानूनी कार्रवाई करने और आपराधिक
मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। मुख्य बातें, धारा 26 यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कार्य करने वाले अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को शक्तियाँ स्पष्ट, वैध और विधिवत तरीके से प्रदान की जाएं। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 27, सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर होने पर शक्तियों के बने रहना। धारा 27 का मुख्य नियम है, नंबर 1, सामान्य शक्तियाँ। जब सरकार का कोई अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार ने किसी खास इलाके में काम करने की शक्ति दी हो, उसी राज्य के भीतर किसी दूसरे एक जैसे या बड़े पद पर भेजा जाता है, तो उसकी पुरानी शक्तियाँ नए इलाके में भी चालू रहेंगी। इसका अपवाद, यदि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार पहले से या नया आदेश देकर मना ना करे, तब तक वह अधिकारी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। सरल भाषा में समझते हैं आइए इसे। अधिकारी का ट्रांसफ़र उसी राज्य के समान या बड़े पद पर होने पर उसकी दी गई शक्तियाँ अपने आप नई जगह पर जारी रहेंगी, जब तक कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार कुछ और आदेश ना दे दे। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र राजेश महाराष्ट्र के पुणे जिले में DSP के पद पर काम कर रहे हैं और उन्हें अदालत द्वारा जांच व गिरफ्तारी की विशेष शक्ति मिली है। नया पद कुछ साल बाद उनका प्रमोशन करके उन्हें SP बना दिया जाता है और उनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र के ही नासिक जिले में कर दिया जाता है। नंबर 3, नियम का असर। राजेश के पास नासिक जिले में भी वही सारी शक्तियाँ रहेंगी जो उनके पास पुणे में थी, जब तक सरकार या उच्च न्यायालय कोई दूसरा आदेश ना दे दे। मुख्य बातें, ट्रांसफ़र उसी राज्य के भीतर होना चाहिए, नया पद एक जैसा या बड़ा होना चाहिए, शक्तियाँ अपने आप नई जगह पर जारी रहेंगी और जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार मना ना करे या नया आदेश ना दे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 28, शक्तियों की वापसी। धारा 28 में मुख्य प्रावधान, नंबर 1, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जैसे ही मामला हो उस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियाँ वापस ले सकती है। नंबर 2, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती हैं जिनके द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। व्यवहारिक उदाहरण, स्थिति, किसी राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या अधिकारी को कुछ विशेष प्रशासनिक या तलाशी की शक्तियाँ दी जाती हैं। दुरुपयोग, यदि वह अधिकारी उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है या अपनी सीमा से बाहर काम करता है, तो राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार होता है कि वह उस अधिकारी से वे सभी विशेष अधिकार तुरंत प्रभाव से छीन वापस ले सकते हैं। परिणाम, शक्तियाँ वापस लिए जाने के बाद वह अधिकारी उन विशेष कार्यों को करने के लिए अधिकृत नहीं रहता है। मुख्य बातें, यह धारा उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों को वापस लेने का अधिकार देता है। यह अधिकार सार्वजनिक हित, शक्तियों के दुरुपयोग या कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। एक बार शक्ति वापस ले ली जाए तो संबंधित अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 29, उत्तरवर्ती द्वारा शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग। धारा 29 के मुख्य प्रावधान, नंबर 1, शक्तियों की निरंतरता। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि अधिकारी के बदलने से अदालती काम ना रुके। नंबर 2, सेशन न्यायाधीश का अधिकार। यदि इस बात पर कोई संदेह हो कि सेशन जज का उत्तराधिकारी कौन है, तो सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवस्थिति करेगा कि कौन सा न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। नंबर 3, मजिस्ट्रेट के मामले में यदि किसी मजिस्ट्रेट के उत्तराधिकारी को लेकर असमंजस हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM या जिला मजिस्ट्रेट DM लिखित आदेश से यह तय कर सकते हैं। आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए एक सेशन जज किसी आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। फैसला आने से पहले ही उनका
तबादला दूसरे शहर में हो जाता है। उत्तराधिकारी अब उस अदालत में जो नए जज आएंगे वे उस पूर्व जज के पद उत्तरवर्ती माने जाएंगे। नियम का असर। धारा 29 के तहत नए जज को शुरू से सारा के दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा, बल्कि वे पिछले दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की सुनवाई पूरी करके फैसला सुना सकते हैं। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। यदि किसी न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण, अवकाश, पदत्याग आदि की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा सख्तियाँ तथा कर्तव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनी रहती है और न्याय में विलंब नहीं होता। असमंजस की स्थिति में सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा निर्णय करते हैं।